अमूमन जब कोई स्टार बुक लिखता है तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ज़रूर कोई सनसनीखेज़ खुलासा होगा बॉलीवुड को लेकर, या इसके बारे में इसकी परतें खुलेंगी, ये पता चलेगा। बट हमारे बीच एक स्टार है जिन्होंने एक बुक लिखी है, और बुक लिखा है वो उन्होंने कोविड के दौरान। और उनका उस बुक में ये जिक्र है कि जो मेंटल हेल्थ है, एक एक्टर की जो वल्नरेबिलिटी है, एक एक्टर का जो अप्स एंड डाउन्स है, वो कैसे सम अप मतलब हम कर सकते हैं। एंड इस बुक का नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विद साइलेंस, और इसके ऑथर है द वन एंड ओनली समीर सोनी। और समीर हमसे इस बुक के बारे में बात करेंगे, मेंटल हेल्थ के बारे में बात करेंगे, और अपनी करियर के बारे में बात करेंगे। तो समीर, वेलकम टू आज तक डिजिटल। थैंक यू सो मच नेहा, थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो समीर, पहले मुझे ये जानना है कि ये बुक लिखने की, जब एक्टर अपना कोई वल्नरेबिलिटी या कुछ भी ऐसी चीज़ें अपने डायरी पे लिखता है तो वो छुपाने की कोशिश करता है, तो आपने क्यों मुझे लिखने का पहले से शौक था, और मैं अक्सर बचपन से एक्चुअली जब भी मैं अकेला होता था, कुछ भी आइडिया आया तो लिखना शुरू कर दिया कि मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ, क्या महसूस कर रहा हूँ, क्या थॉट्स हैं, तो मैं लिखता था। और पिछले सालों से मैं लिखता जा रहा था। और कोविड के बाद मुझे एक पब्लिशिंग हाउस ओम पब्लिशिंग, जिन्होंने मेरी बुक पब्लिश की है, उन्होंने अप्रोच किया कि आप एक मेमोइर्स लिखना चाहेंगे। मैंने कहा यार, मैं मेमोइर्स नहीं लिखना चाहता हूँ। काफ़ी हैं एक्टर्स जिनकी किताबें आई हैं, जिनकी आप स्ट्रगल के बारे में पता करते हैं, अपनी अप्स एंड डाउन्स। मैंने कहा मैं मेमोइर्स नहीं लिखना चाहूँगा, मगर मैंने लिखा हुआ है बहुत कुछ, वो प्रोज एंड पोइट्री में है। और वो बहुत ही रेलेवेंट हो गया है ड्यू टू कोविड, क्योंकि कोविड ने एक बहुत अकेलापन लोगों को महसूस हो गया था कि क्या है क्या नहीं है। और स्पेशली जो जो यूज टू नहीं है, बिल्कुल। तो मैंने उनसे शेयर किया जो मैंने लिखा था ओवर द इयर्स। मेरे एक्चुअल डायरी के पेजेस हैं। जब भी मैं कुछ ख्याल में आता था, मैंने कहा यार क्यों ऐसा ऐसा महसूस क्यों होता मुझे, मैं क्या करना चाहता हूँ, लोग मुझसे क्या उम्मीद करते हैं। एंड दे लव्ड इट। उन्होंने कहा जी, वी लव द आइडिया, लव योर राइटिंग, इसके अराउंड वी शुड क्रिएट अ बुक। सो दिस इज़ द बुक ऑफ प्रोज एंड पोइट्री, एंड बेसिकली टॉकिंग अबाउट इंट्रोवर्जन, कि जितने इंट्रोवर्ट्स होते हैं दुनिया में उनका, क्योंकि आजकल हम बहुत एक्सट्रोवर्टेड वर्ल्ड में रहते हैं कि सोशल मीडिया सब कुछ है, आपको दिखना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो जो लोग थोड़े इंट्रोवर्टेड रहते हैं वो कहीं रह जाते हैं या सोचते हैं उनमें कुछ कमी है, तो उनको मैं एक वॉइस देने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक। एंड वही इंट्रोवर्ट की बात हो, और समीर आप ऐसे फील्ड में हैं जहाँ पे आपको विजिबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है, आपका बोलना बहुत ज़रूरी होता है। कहा, ये एक फ्रेज़ भी है कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाली सीन होती है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर मैं इस इंडस्ट्री की बात करूँ, तो आप कैसे अपने आप को पाते हैं कि बहुत परेशानी होती है, या फिर देखिए, इंट्रोवर्ट होना जाहिर सी बात है, देयर इज़ हैंडीकैप होता है, डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि आप इतना अच्छी तरह सोशलाइज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यू फील ऑकवर्ड, यू फील आउट ऑफ प्लेस, मगर फिर भी आप कोशिश करते हैं। तो यस, दैट इज़ डेफिनेटली वो। आई थिंक सिर्फ इसी इंडस्ट्री में, किसी भी इंडस्ट्री में आजकल सोशलाइज करना, मिलना जुलना इज़ गुड। इसमें ज़्यादा प्रेशर रहता है बिकॉज पीपल ऑल आइज ऑन यू, एंड इंट्रोवर्ट्स नॉर्मली थोड़ा झेप होती है, उनको थोड़ा होता है कि अजीब सा हो जाता है कई बार, हमेशा नहीं, मगर प्रोफेशन है। मगर उसमें एक फ़ायदा भी ये भी होता है कि आप, अगर आप इंट्रोवर्टेड, आप यू टेंड टू बी सेंसिटिव, तो आप जो भी, या एक्टर हो या डायरेक्टर हो या जो भी, यू कैन पुट लॉट ऑफ सोल इनटू इट। तो उसका आपको बहुत फ़ायदा भी होता है। आपको जो भी किरदार करने को मिलता है, बड़ी बारीकी से आप सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। सोशली हाँ, हैंडीकैप है वो, मगर अब मैंने ओपनली एक्सेप्ट कर लिया, अब लोगों ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ यार ये ऐसा ही है कि पार्टी में बुलाओगे तो अगर 10 बजे से पहले नहीं होगी तो ये आएगा ही नहीं। तो ये अब मेरे को 20 साल बाद लोगों ने अब एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं भाई, ये नहीं कर सकेगा। तो मुझे एक्टिंग करना बहुत पसंद है, बिकॉज थ्रू द एक्टर्स, थ्रू द कैरेक्टर मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता हूँ। तो इट्स अ वेरी नाइस रिलीफ, बिल्कुल, क्योंकि आप जो नॉर्मल ज़िंदगी में आप नहीं कर पाते हैं, वो एक किरदार के थ्रू आप एक्सप्रेस चैनलाइज कर लेते हैं। सो टू मी इट्स थेरेपी। सो एक्टिंग आई जस्ट डू इट बिकॉज इट्स जस्ट आई फील गुड। हाँ, उसके आसपास जो होता है उसमें थोड़ा। बट अभी मैं बॉलीवुड वाइफ्स की बात करूँ, वहाँ पे समीर का भी वही रवैया दिखा कि नीलम एकदम कंट्रास्ट पर्सनालिटी हैं, और वो पार्टी करने में, मतलब पार्टीज़ करती हैं ये वो, और आप बहुत इंट्रोवर्ट और एक अलूफ रहने वाले, जिसका थोड़ा सा एक कॉन्फ्लिक्ट भी दिखा हमें। तो उस सूरत हाल में आप कैसे एज अ हस्बैंड कैसे चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं, या फिर पहले तो वो जहाँ भी कहती थी बुलाया जाता था, मैं जाता था। अच्छा, एज अ गुड हस्बैंड कि नहीं भाई, बुलाया गया है तो आपको जाना पड़ेगा, जो भी है। अब आस्ते आस्ते थोड़ा फिर
हिचकने लग गया, नहीं ज़रूरी है जाना, कपड़े बदलने पड़ेंगे, फिर उन्हें मेरे को टीवी देखना है। तो फिर अब बेटी भी है, हमारी 11 साल की बेटी है, तो नाउ इट वर्क्स क्वाइट वेल कि अगर हमें कोई बुलाता भी है, अगर मैं चाहूँ कि मैं घर में रहना चाहता हूँ, तो शी इज़ हैप्पी इन अ वे कि चलो बेटी के साथ कोई तो है। तो एक यू एडजस्ट एंड कॉम्प्रोमाइज़ कि हाँ ठीक है, ये अभी भी एक दूसरे की एक्सेप्टेंस हो जाती है, तो मैं ना उनको रोकता हूँ, आपको जाना है आप जाओ, और प्लीज़ अगर मैं ना जाना चाहूँ तो, मगर होता है कि यार 2-3 महीने बाद वो बोलती है अच्छा अभी बहुत हो गया, इसकी इनके जन्मदिन में जाना पड़ेगा अभी अब, तो डांट पड़ जाती है मेरे को, तो मैं कहा हाँ जी मैं अब जाऊँगा मैं। तो इट्स अ एडजस्टमेंट कॉम्प्रोमाइज, इट वर्क्स आउट क्वाइट वेल, एंड स्पेशली अभी वी हैव अ डॉटर एंड अभी नीलम इज़ वर्किंग अगेन इन टर्म्स ऑफ फिल्म्स वगैरह व्हाटएवर, तो वैसे भी उनका ऑफिस है, तो एक बेटी के साथ रहे तो अच्छा रहता है। बिल्कुल, बट उस इनिशियल टाइम्स में दिक्कतें होती थी, हाँ, मतलब लड़ाइयाँ होती थी। बहुत बहुत वो कहते हैं, समझ नहीं आती मुझे, तो इतने क्या अच्छा नहीं लगता, ये नहीं है, फिर तुम एक्टर हो तो लोग दिखना चाहिए, अरे यार। तो पहले मैंने बहुत ट्राई, पहले कुछ आई थिंक अभी हमारे को 13 साल हो गए शादी को, तो पहले कुछ साल मैंने बहुत कोशिश की, साथ किया, जहाँ पर भी बुलाते थे मैंने कहा जाना है, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं थकने लग गया, मैंने कहा यार अभी और नहीं हो रहा, अभी इतना नहीं कर सकता, तो वो भी समझ गई कि यार अभी थोड़ा इसको, तो इट्स ओके, मतलब आई थिंक अगर आप इनिशियली लोगों का रिएक्शन ये रहेगा कि ये खड़ूस है, अपने आप को बहुत समझता है, आता नहीं है, कुछ है ऐसा, मगर ओवर पीरियड टाइम को रियलाइज़ करते हैं कि यार दैट्स हिज पर्सनैलिटी, ऐसा है, वैसे रियल में ऐसा इंसान नहीं है वो, बस तो वही जैसे मैं जानना चाह रही थी कि इंट्रोवर्ट को लेकर, जैसे आपने कहा कि एक प्री कंसीव नोशन होता है कि यार ये खड़ूस होगा, इसे अक्खड़ होगा या कुछ जवाब दे देगा, मतलब अनप्रेडिक्टेबल होगा, तो वैसे में कई बार क्या होता है कि आपका एक इमेज बन चुका होता है, तो इंडस्ट्री में कभी उस मतलब पर्सनालिटी की वजह से कभी कोई प्रोजेक्ट्स लूज किया आपने, या इस तरीके का कभी आई थिंक वो तो होता ही है, आई थिंक आपकी जो भी पर्सनैलिटी होती है उस वो देख के ही लोग कहीं सोचते हैं हाँ यार उसको वो सूट करेगा, अगर आप इंट्रोवर्ट हैं या मतलब एक्सट्रोवर्टेड हैं, हाँ वो लाउड है यार, वो उस रोल में बहुत जमेगा, वो कॉमेडी अच्छी कर लेगा, या वो सीरियस रोल अच्छा कर लेगा, या वो गांव का रोल अच्छा कर लेगा, या वो शहर वाले का। मेरे में भी छाप है, कॉर्पोरेट पढ़ा लिखा हाँ ये छाप है, तो बट ठीक है, उसका फ़ायदा भी है नुकसान भी है, तो आपको ऐसे रोल मिल भी जाते हैं और कई रोल आपको खोने भी पड़ते हैं, बट होपफुली ओवर द इयर्स यू कैन प्रूव कि एज एन एक्टर यू कैन डू ऑल काइंड्स ऑफ रोल्स। टाइपकास्ट भी तो कर दिए जाते हैं कि हाँ भाई ये सर्टेन रोल है, ये शांत वाला एलीट और इसी तरीके का रोल कर सकता है, समीर को हम एकदम बबली और वैसे नहीं देख सकते। बट मैं आई एक्सेप्ट दैट, वो है और होना भी चाहिए ना। अगर आप एक किरदार ढूंढ रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी छोटे से गांव से हूँ, तो जाहिर सी बात है कि कोई और एक्टर हो जिसके रूट्स उसमें हो, ही कैन डू अ बेटर रोल। ये नहीं कि मैं नहीं कर सकता हूँ, वो शायद बेटर करेंगे अगर ऐसा वैसी आपकी लुक भी है, ठीक है। उसी तरह से अगर कोई हो कैरेक्टर जो थोड़ा एलिटिस्ट हो या पढ़ा लिखा दिखे में हो, तो हो सकता है शायद मैं उसको ज़्यादा कन्विंसिंगली कर सकूँ। ये नहीं कि मतलब कि दूसरे एक्टर्स नहीं कर सकते, बिल्कुल जो आपको सूट करता है पर्सनालिटी को। अब अमित जी जैसे देख लो, वो 6 फुट 2 इंच की हाइट, वो भारी आवाज़, उनको एक कमज़ोर का दो तो कर सकते हैं, कोई अच्छे एक्टर हैं। मगर सूट उनको हमें जो पॉपुलैरिटी में उनको लाया 70s की फिल्म से 80s है, एक्शन मैन, ही डिडंट कम एज अ रोमांटिक हीरो, बिकॉज वो पर्सनालिटी उनको सूट करती थी। तो सबके साथ होता है, सब हम हो गया। एंड मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है आपने पॉलिसीज़ तोड़ी हैं, स्पेशली टॉकिंग अबाउट नो किसिंग पॉलिसी तोड़ी, वो भी नीलम के साथ, मतलब कैसे, क्यों पत्नी के साथ ही? तो ये बताओ कि अब ये पॉलिसी टूट गई तो ओपन टू ऑल है या फिर लिमिटेड टू वाइफ है? वो तो जब अगला प्रोजेक्ट मिलेगा तब डिस्कस करना पड़ेगा मेरे को। बट हाँ, ये किसिंग को लेकर काफ़ी तो हमें जब पता चला कि इसमें किसिंग सीन है, तो आई थिंक हमारी डिस्कशन हुई और मैंने ज़्यादा सोचा नहीं। मैंने कहा नीलम है तो प्रॉब्लम, उनके जहन में थी ये बात चल रही थी, कैसे करेंगे किसिंग। मैंने यार कैसे का मतलब क्या होता है यार, मतलब जब वो डायरेक्टर बोलेगा एक्शन, हम एक्शन कर लेंगे, एक्टिंग कर रहे हैं ना। बिल्कुल नहीं कैसे करेंगे बताओ ये वो। तो जब तक वो सीन शूट नहीं हुआ मैं नर्वस हो गया था, इतना बोल के डिस्कस करके जितना मैंने ज़िंदगी में डिस्कशन नहीं किया होगा कि वो किसिंग सीन कैसे किया जाएगा। तो फाइनली जोया आई, वो सेट पे थी, तो शी वॉज कम्फर्टेबल, आई वॉज कम्फर्टेबल, यू आर कम्फर्टेबल, हाँ ठीक है। तो हाँ, अब पॉलिसी का जहाँ तक सवाल है, वो हैप्पी वाइफ इज़ अ हैप्पी लाइफ, तो जो तो व्हाटएवर इज कंफर्ट जोन। बट आई थिंक शी अंडरस्टैंड्स कि आजकल के दौर में आप चाहो या ना चाहो ऐसे सीन्स अक्सर
होते हैं, तो यू कांट कॉम्प्रोमाइज ऑन द कैरेक्टर। बिल्कुल। पर वो ज़्यादा मतलब कंफर्ट की बात करें तो जस्ट बिकॉज शी इज़ योर वाइफ एंड यू आर डूइंग इट फर्स्ट टाइम ऑन द स्क्रीन, तो वो कंफर्ट जोन था या फिर उतना ही परेशानी मतलब आया उससे? परेशानी थी, वाइफ को परेशानी थी बिकॉज भाई रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है, कि आप जब रियल क्या आप इतना सोचते नहीं है ना। बिल्कुल अगर आप कैमरे अफेक्शन आप अपना जता रहे हैं तो आप सोचते नहीं कि ऐसे करूँगा वैसे करूँगा। आप किसी और के साथ कर रहे होंगे तो आप सोचेंगे कि यार ये है, डायरेक्टर बोलेगा ये, यहाँ तो आपकी वाइफ है, अभी क्या सोचूं क्या नहीं सोचूं, वाइफ क्या, तो वो बड़ा खिचड़ी बन जाती है थोड़ी सी। ओके, तो यानी वाइफ को किस करना ज़्यादा मुश्किल है ऑन? नहीं ऑन कैमरा थोड़ा मतलब कंफ्यूज। पहली बार तो हुआ था, अब अगली बार अगर हुआ तो प्रो हो गए। हाँ। And Sunny, you came a long way, and आई एम वेरी मच अवेयर ऑफ योर स्ट्रगल्स। मुझे पता है कि एक जो बंदा शुरुआत कर रहा था अपने करियर की, 4 फिल्में और बहुत सारी, वो वी वांट टू नो कि एक पहले तो मतलब 2-3 सवाल होंगे इसमें। एक तो आर यू कंटेंट जिस जो जगह पे हैं आप अपने करियर वाइज में, आपको लगता है कि यू फाइंड योर स्पेस और कंटेंट है उसमें, या फिर आप बहुत कुछ कर सकते थे, बॉलीवुड ने आपको उतना एक्सप्लोर नहीं किया? हाँ, देखिए मेरा हमेशा आई थिंक मेरी पॉलिसी ज़िंदगी में हमेशा ये रही है कि ज़िंदगी में कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए। सो अपनी तरफ से गिव यू 100%। सो आई हैव ऑलवेज गिवन 100% टू एवरी थिंग आई हैव डन इन माई लाइफ, हर प्रोजेक्ट में। तो मैं आज भी इनफैक्ट चैलेंज करता हूँ, कोई भी मेरा कोई भी प्रोजेक्ट उठा के देख लो, अगर आप कोई मुझे बोल दे कि आपने ख़राब एक्टिंग की है, तो मेरा वो है। अब कितने आप पॉपुलर होते हैं, किस तरह से पॉपुलर होते हैं, वो आपके हाथ में नहीं है। सो दैट इज डेस्टिनी, लक, व्हाटएवर जो आप कहना चाहते हैं। तो बट माय फर्ज वही है। बट आई थिंक ऑफ लेट बिकॉज ऑफ डिजिटल मीडिया आई थिंक ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, सिर्फ मुझे ही नहीं, काफ़ी अदर एक्टर्स होंगे। पहले हमारी फिल्म आर ड्रिवन, स्टार ड्रिवन, उसमें आप कितने अच्छे एक्टर हैं इतना मायना नहीं रखता, वो रखता है कि आप कितना अच्छा पॉपुलैरिटी कितनी है, कितने लोग आएंगे आपको देखने के लिए। बट बिकॉज ऑफ डिजिटल अब कंटेंट इज किंग। तो अब दैट काइंड लाइक इज मेड इन हेवन, अभी मैंने किया, आपने बात किया, ऐसे और रोल्स आ रहे हैं जिसमें इट्स नॉट नेसेसरी यू हैव टू बी अ बिग स्टार, एज लॉन्ग एज आप कन्विंसिंगली कुछ काम कर सकते हैं, अगर वो कर सकते हैं तो यू विल गेट इट। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ इन दैट सेंस। एंड अगर मैं डेब्यू की भी बात करूँ आपके करियर के, मैं आपको 98 में लेकर जा रही हूँ तो उस वक्त बताएं कि कैसे क्या था वो माजरा, कि आपने कौन सी फिल्में रिजेक्ट की थी और कौन 4 फिल्में थी जो नहीं हो पाई, और फिर चाइना गेट कैसे हुआ, प्लीज। ओह माय गॉड, गड़े मुर्दे उठा रहे। नहीं एक्चुअली मुझे जो पहली फिल्म मिली थी वो क्या कहना थी, जो प्रीति जिंटा की डेब्यू फिल्म थी। उसमें मुझे सैफ के रोल के लिए साइन किया गया था, और उसी समय मुझे चाइना गेट भी ऑफर हुई थी। और चाइना गेट में मेरे जितने भी हीरोज़ थे, गुरु थे, नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, अमरीश पुरी, डैनी सर, कुलजी, सब एक्टिंग के स्टॉलवर्स। हाँ, मैं बचपन से उनको आइडलाइज करता था। मैंने कहा अगर एक्टर बनूंगा तो ऐसा एक्टर बनना चाहता हूँ। मैं हमेशा सोचता था कि अमित जी जैसी प्रेजेंस होनी चाहिए और एक्टिंग आपकी ओम जी जैसे, नसीर जैसी। बिल्कुल। तो मैं काफ़ी टोन था, बिकॉज क्या कहना, फिर भी रेगुलर कमर्शियल थी, ये हट के फिल्म थी। तो काफ़ी लोगों ने मुझे कन्विंस करने की कोशिश की, मत करो कि आप खो जाओगे इतने सारे लोगों के पीछे। मैंने कहा मगर अगर अच्छा एक्टर हो तो नज़र आएगा ना, इसमें क्या है। तो मैंने क्या कहना को मतलब साइन करके फिर मैंने मना कर दिया, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट भी था 4-5 फिल्मों का जो हाथ से निकल गया। वो कौन 4-5 फिल्में थी, अब बात तो कर सकते हैं हम उस पे। नहीं एक्चुअली मेरा कोई स्पेसिफिक फिल्मों के नाम नहीं थे, बट जो कंपनी थी उन्होंने मेरे 5 फिल्म की डील दी थी कि मेरे साथ 5 फिल्में बनाएंगे। वो बिकॉज मैंने वो मना कर दिया तो वो डील खत्म हो गई। 4 फिल्में थी। तो और ड्यूरिंग चाइना गेट मैंने और कुछ साइन भी नहीं किया था, बिकॉज आई डिडंट नो। सबने कहा था फिल्म का रिलीज़ होने का वेट कीजिए, आप कुछ मत कीजिए। और मैं बॉम्बे से नहीं हूँ, फिल्म इंडस्ट्री से नहीं हूँ, और मुझे कोई ज़्यादा पता नहीं था। बट जो होता है भले के लिए होता है। सो मतलब मैं जब भी उन प्रोड्यूसर को मिलता हूँ, उनका बोलता हूँ कि देखो गलती होगी, मैंने मना कर दिया, अभी नहीं करूँगा। सो बट इट इज़ व्हाट इट इज़। वही वो डेस्टिनी लिखी रहती है। पर उसके बाद का स्ट्रगल ज़्यादा, मतलब क्योंकि चलो चाइना गेट से शुरुआत तो कर दी, उसके बाद कहीं ना कहीं ओवरशैडो भी हो गए थे आप सारे उसमें। एक्चुअली आई थिंक ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ चाइना गेट ऑल्सो थोड़ा क्रिएटिवली मेरा रोल एडिटिंग टेबल पे बहुत कट गया था। हमारे बड़े सारे गाने थे, मैं रोमांटिक था, ऑपोजिट ममता कुलकर्णी, तो वो रोमांटिक एंगल काट दिया गया। तो मैं यहाँ पर लड़का नया आया हूँ, पहली फिल्म है, वो भी ग्रेट डायरेक्टर लगा राजकुमार संतोषी, मतलब कोई जान पहचान नहीं, कोई नेपोटिज्म नहीं,
कुछ नहीं, ऊपर से भगवान ने दिया मेरे को, मैं तो बहुत खुश था। बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज इतने बड़े बड़े कैरेक्टर थे तो मेरे कैरेक्टर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, वेदर आई लाइक इट और नॉट। तो उसके बाद मायूसी तो काफ़ी हुई, क्योंकि बिकॉज जो उम्मीद थी एंड रिजल्ट से, जबकि एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, आई वुडंट लाइक टू चेंज दैट, बिकॉज आपकी पहली फिल्म में आप इतने बड़े एक्टर्स के साथ काम करते हैं। बट उसके बाद क्योंकि मैं इंडस्ट्री से नहीं था, उस फिल्म को आई थिंक वाजंट सीन एज माय लॉन्च फिल्म, इट वाज मोर ऑफ सीनियर्स की फिल्म थी। तो एंड आई हैड नॉट साइंड एनी फिल्म, तो उससे थोड़ा सेटबैक हुआ मुझे। आई थिंक काफ़ी हद तक मतलब सडनली आई रियलाइज़ कि यार क्या हो गया, बिकॉज पहले बड़े ऑफर्स आ रहे थे ड्यूरिंग द मेकिंग कि अरे एज अ हीरो प्ले दिस दैट। आई मीन एक नाना पाटेकर के साथ फिल्म थी, ऐसी 2-4 फिल्में अच्छी फिल्में थी, एक महेश भट्ट के साथ मेरी कोई फिल्में थी। बट इट इज़ द वे इट वर्क्स। सो मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है, हमेशा कि आई डिड माई बेस्ट। एंड अभी भी मैं गर्व के साथ बोल सकता हूँ, कोई भी मेरा काम देखेगा, काम में कभी मेरी कमी नहीं है। अब आप इतने पॉपुलर नहीं हो पाते हैं। फिर उसके बाद जो एक स्ट्रगल जारी रहा, तो कई बार क्या होता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी एक्टर कई ऐसी फिल्में कर जाता है जो उसको मतलब वो कन्विंस नहीं होता मतलब वो क्रिएटिवली कन्विंस नहीं होता। तो कभी ऐसा रहा कि पैसे के लिए बहुत सारी फिल्में कर ली? एक्चुअली लकीली मुझे, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड से आया था और मेरी एजुकेशन अमेरिका में, वहाँ काम भी कर रहा था, तो आई वाज फाइनेंशियली साउंड। तो ऐसा फाइनेंशियल इशू नहीं था मुझे कभी भी। क्रिएटिवली था, क्योंकि मैं बहुत पिकी था कि नहीं ये नहीं कर सकता मैं, ये नहीं अच्छा, इसका लॉजिक नहीं है। जैसे क्या कहना भाई, मुझे क्रिएटिवली कुंदन शाह जी जो डायरेक्टर थे उनके साथ थोड़ा था, मगर ये कैरेक्टर ऐसा क्यों कर रहा है, इतने सवाल, बहुत सवाल पूछता था मैं। तो उसके लिए मुझे सफ़र करना पड़ा था, क्योंकि बिकॉज आई वाजंट कि यार जब तक परफेक्ट फिल्म नहीं होगी, अच्छा नहीं होगा। बहुत आइडियलिस्टिक था, आई थिंक नाइव, थोड़ा बचपना इन द सेंस कि आप सोचते हैं कि हाँ यार परफेक्ट फिल्म होनी चाहिए। तो अब सीख गया मैं थोड़ा, अभी थोड़ी अक्ल ठिकाने आ गई है कि यार नहीं ऐसा नहीं होता है। आप काम कर, गो विद द फ्लो, आप काम करते रहिए। आप इतना इंटेलेक्चुअल बन के हाँ जी मैं ऐसा ही काम करूँगा, ऐसा नहीं होगा तो नहीं करूँगा, जिसकी वजह से मुझे घर में बैठना पड़ा काफ़ी टाइम तक कि यार। कितने साल तक? आई थिंक ऑलमोस्ट 2 साल। तब मैं थिएटर कर रहा था, बिकॉज जो मुझे आ रहा था मुझे पसंद नहीं आ रहा था। एंड तो आई वाजंट विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज। और ड्यूरिंग दैट काफ़ी बुक के जो हिस्से हैं ड्यूरिंग दैट डार्क पीरियड, उसमें है माई स्ट्रगल्स विद माई सेल्फ कि यार करूँ कि नहीं करूँ, कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, क्या मुझे इनसिक्योरिटी हो रही है, क्या हो रहा है। तो काफ़ी स्ट्रगल थी उस समय। ये स्ट्रगल नहीं थी कि मैं प्लेटफॉर्म पे सो रहा हूँ या खाने की कमी, वो नहीं थी। बट ये है कि आपका जो आइडियलिज्म होता है कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, इंडस्ट्री बोल रही है आपको ऐसे जाना है। मुझे याद है मैं पहली बार प्रोड्यूसर से मिला था, तो उन्होंने पूछा कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो मैंने बताया कि मैंने ये पढ़ाई की है, ये किया है। कहते नहीं क्वालिफ़िकेशन क्या है। मैंने कहा ये 90s का दौर था, लेट 90s का। तो मैंने कहा मैं देखिए मैं 8 साल की उम्र से थिएटर कर रहा हूँ, बैरी जॉन के साथ मैंने 12 साल थिएटर किया मैंने। तो कहते नहीं, बोला कि आपको घोड़ा चलाना आता है। मैंने कहा घोड़ा चलाना? कहते हैं हाँ। कहते हैं देखिए एक्टिंग के लिए, और सच बात है, एक्टिंग के लिए हम आपके आसपास काफ़ी लोग खड़े कर देंगे, आप फाइट कर लीजिए, डांस कर लीजिए और घोड़ा चला लीजिए। तो ये मेरे लिए रियलिटी चेक था। मैं काफ़ी सरप्राइज है, अच्छा यार ये भी क्वालिफिकेशन होती है। तो ऐसे अभी किससे होते हैं। तो वो एक कहते हैं ना, वो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता था कि बिलो जाना पड़ता होगा वैसे। अभी बिलो नहीं, मतलब आप आई थिंक आपको रियलाइज़ करना पड़ता है कि भाई एज एन एक्टर आप एक छोटा सा लिंक है पूरी चेन में। फिल्म मेकिंग इज़ अ डायरेक्टर्स मीडियम। तो आप डायरेक्टर की तरह सोच नहीं सकते हैं कि ये नहीं है कि पब्लिक को क्या पसंद आएगा, आपको कुछ आइडिया नहीं है, आप सिर्फ अपना काम कर सकते हैं। तो वो सीखना पड़ा था कि यार ठीक है, लास्ट 2 सवाल। जब बागबान आई है ना, उसके बाद एक आपकी जो इमेज बनी, मतलब कलेशी बेटा, बैड बेटा, बहुत सारे, तो उस वक्त तो डीएम्स वगैरह नहीं होते थे, बट वो इमेज जो बन गई वो आपके लिए फ़ायदेमंद थी, या और किस तरह के कमेंट्स मिलते थे नॉर्मल इंसानों से? बागबान के बाद 2-3 चीज़ें मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग थी। पहली बात तो बागबान के लिए भी मैंने मना कर दिया था। बागबान भी मैंने मना कर दी थी, बिकॉज मुझे लगा अरे यार ये नेगेटिव रोल है क्या, मतलब निकम्मा बेटा, ऐसे थोड़ा बात करते हैं। मैं अपनी मॉरल जजमेंट दे रहा था कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए, और वो भी अमिताभ बच्चन का है नहीं। तो मैंने मना कर दीजिए था। फिर रवि जी के ऑफिस से फ़ोन आया कि वो बहुत कीन है आप ये रोल करें। तो मैंने एग्री किया। मैंने कहा मैं वो बेटे का रोल करूँगा जो अमित जी के अच्छे तो कोई भी नहीं था, सभी निकम्मे थे, बट जिनके सीन मैक्सिमम अमित जी के साथ हों। तो फिर वो हुआ। उसके बाद फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई,
तो मैंने कहा अच्छा चलो, ऊपर वाला चाहता कि आप हीरो मत बने, आप विलन बने, विलन गंदे बेटे बने। मगर उसके बाद भी कुछ मतलब लोगों ने सराहाया, लोगों ने बोला कि यार अमिताभ बच्चन के साथ आप काम कर रहे हो एंड बड़ा कॉन्फिडेंटली काम किया। रवि जी ने खुद बोला कि इतना आसान नहीं होता है। मगर कोई इंटरेस्टिंग ऑफर फिर भी नहीं आया, क्योंकि लोग कंफ्यूज होते थे, कहते यार दिखने में तो विलन नहीं लगता ये। तो ना मैं हीरो था ना मैं विलन था तब। तो अजीब सा लगा। मगर उसमें सबसे बड़ी ख्वाहिश आमिर जी के साथ काम करने को मुझे मिला। इतनी अच्छी फिल्म मिली और उसके थ्रू बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मिली कि जब मुझे कुछ प्रोजेक्ट नहीं मिले तो मैंने कहा चलो अब जो भी आएगा नेक्स्ट मैं करूँगा टेलीविज़न। यस। तो उससे पहले हम टेलीविज़न को मानते थे कि जो फ्लॉप एक्टर है वो जाता है। उस ज़माने की बात है। अभी तो खैर जब से आमिर जी ने KBC स्टार्ट किया सभी, अभी तो तब एक कोई सीरियल का मुझे रोल मिला। मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। वो सीरियल था जस्सी जस्सी कोई नहीं। तो मतलब एक चीज़ से जहाँ मैं बहुत ही बुरा बेटा बना हूँ से एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग का रोल मैंने किया विदिन 3 मंथ्स। तो आई थिंक जो होता है भले के लिए होता है। तो उसके बाद लकीली छाप नहीं लगी कि बुरा है। मगर एक बार हुआ था कि एक तो मेरे माँ बाप ने बोला था कि क्या ऐसा काम मत करो, ज़रूरी है क्या, इतनी कमी पड़ गई है तुम्हारे को, ऐसा काम कर रहे हो तुम। एक लेडी ने तो मेरे को, मैं मॉल में मिली मुझे, तो दूर से देख रही थी, मैंने कहा शायद पहचान लिया। तो मेरे पास आई तो मैं थोड़ा स्माइल कर रहा था, अच्छा जी एल्डरली लेडी है। कहते तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपने आप पे। मैंने कहा यार ये तो गड़बड़ हो गई। तो वही है कि वो एक इमेज तो मतलब आपने काम कितना बेहतर किया, तभी तो लोग आपको गालियां दे रहे थे उस दौरान। मगर उसके बाद भी मुझे परफेक्ट पूरब का रोल मिला था। सो इट्स आई थिंक मेरा हमेशा आई एम एन एक्टर। तो जो मुझे बोला अगर गंदा बनना तो बहुत गंदा बनूंगा, अच्छा बनना तो बहुत अच्छा बनूंगा। जो आपको पसंद आप करिए, मतलब जो काम होगा वो परफेक्टली करूंगा, कोशिश। समीर आखिरी सवाल है, वही है क्योंकि बुक से भी रिलेटेड है। हम वल्नरेबिलिटी की बात करते हैं। अमूमन हम ऐसी फील्ड में हैं जहाँ पे और एक्टर्स जो होते हैं वो वल्नरेबल होते हैं, बट वो हमेशा गार्डेड रहे हैं। तो ऐसे में गार्ड डाउन कर देना अपना, या फिर किस तरह की जो लड़ाइयाँ होती हैं, बैटल्स होते हैं हमारे मेंटली इमोशनली, हम ड्रेन्ड भी होते हैं कई बार, तो वो बैटल के बारे में मैं जानना चाह रही थी आपके कैसे क्या क्या लड़ाइयाँ आपकी आई थिंक आई एम ग्लैड आपने ये सवाल पूछा, बिकॉज दैट वाज वन ऑफ द रीज़न जो मैंने ये किताब लिखी, बिकॉज ये कोविड के बाद की ज़बान है। एंड ड्यूरिंग कोविड काफ़ी लोगों में, एंड आई लॉस्ट अ वेरी डियर फ्रेंड ऑल्सो, उन्होंने अपनी जान ले ली एक्चुअली। तो जो स्ट्रगल्स मैं देख रहा था, सबके ज़िंदगी में स्ट्रगल होती है, मेरे में कोई ऐसी कोई डिफरेंट नहीं है। और तो लोग सब गार्ड अप करके, सप्रेस करके, तो और सोसाइटी इतना प्रेशर डालती है कि आपको इस तरह का दिखना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इतने फॉलोअर्स होने चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये करेंगे तो कूल हैं, ये नहीं करेंगे तो आप कूल नहीं हैं। तो मैं उसका जो नेगेटिव साइड आई थिंक कोविड के थ्रू बाहर आया। एंड आई सेड किसी को तो आवाज़ उठानी पड़ेगी कि ऐसे हर चीज़ आप सोसाइटी को के लिए करते रहेंगे तो अपने आप का जो होता है कि आपकी इंडिविजुअलिटी क्या है, आपको क्या पसंद है। तो आई थिंक आई वाज लिटिल टायर्ड कि आप गार्ड, आप छुप छुप के डर के, अरे यार ऐसे बनना है वैसे बनना है, ये नकलीपन से मैं तंग आ गया था। मैंने कहा यार अब बहुत हो गया अभी, मतलब आई एम हु आई एम। तो मैंने कहा कोई शर्माने की बात नहीं है, यू आर व्हाट यू आर, एंड देयर लॉट ऑफ पीपल डीलिंग विद वट एवर इशूज़ दे हैव। डिप्रेशन होता है, किसी को एंग्जाइटी हो रही है, मगर वो दिखा नहीं सकते, क्योंकि हमारी कंट्री ऐसी है कि अगर आप रोज़ थक के ऑफिस से आएंगे और आप एक ड्रिंक पी लेंगे तो नॉर्मल है, ठीक है। अगर भगवान ना करे आपको किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ा तो आप में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप तो या पागल हैं या कुछ मेंटल इशू हो गई है। मगर आप रोज़ ड्रिंक कर लेंगे वो ठीक है। तो आई थिंक ये जो एक टैबू था, जो आई थिंक कोविड में और बाहर उठ के आया है। एंड आजकल की जनरेशन में जितने सुसाइड केसेस होते हैं, बच्चे हैं, एंड आई थिंक सो वी हैव टू टेल देम कि ये सोशल प्रेशर से बच के रहो, एंड यू डोंट हैव टू बी समथिंग विच यू आर नॉट, बी योरसेल्फ। तो दैट्स अ वॉइस फॉर देम। तो एक्टर के अंदर वो रहता है जजमेंट का डर, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, क्योंकि एक सर्टेन वे में हमें रहना है, सर्टेन वे में चीज़ों को रिप्रेजेंटेशन है। मैं किसी और एक्टर के बारे में नहीं बोल सकता, बट ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि देयर इज प्रेशर टू लुक गुड, बट प्रेशर सबको होता है। सिर्फ एक्टिंग को मैं सेपरेट नहीं करूँगा, आप काम भी करते हैं, देयर इज अ सर्टेन काइंड ऑफ प्रेशर, देयर इज सर्टेन काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस। इवन एज अ पर्सन, अगर आप कोई बच्चा है, आप कोई 10th स्टैंडर्ड का, 12th स्टैंडर्ड का, वो कोई एक्टर नहीं है, उसको कोई प्रेशर नहीं, मगर उसको अपने प्रेशर है, पीयर प्रेशर है, ये अच्छा यार, ये बच्चों का, पेरेंट्स का प्रेशर है, मार्क्स अच्छे आने हैं, ऐसा बिहेव करना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए, मुझे ये चाहिए। सो एवरीबडी हैज़ प्रेशर्स। एक्टिंग में आई जस्ट थिंक बिकॉज आपको पब्लिक व्यू में ज़्यादा आते हैं, जैसे सुशांत सिंह का जो भी हुआ,
वो पब्लिक आई में आता है. बट आई थिंक एवरी वन फेसेस प्रेशर्स, इंट्रोवर्जन या कुछ भी होता है, सबकी लाइफ में होता है. बट वी हैव टू सपोर्ट देम एज अ सोसाइटी. वी हैव टू बी अवेयर कि भैया इतना दवा मत डालो कि वो बेचारा वैसे ही गिर जाए. गिर जाएगा, बिल्कुल. तो मैं एकदम लाइटर नोट से ये सम अप करना चाहूँगी कि समीर, इसके अलावा क्या प्रोजेक्ट्स हैं, हम समीर को कहाँ देखने वाले हैं और किस तरह के काम आप अभी मेरा लग एक रहे हैं? आई थिंक ड्रीम प्रोजेक्ट कह लो. आई थिंक वन ऑफ माई ड्रीम प्रोजेक्ट्स जो अभी होपफुली रिलीज होगा. मैंने एक फिल्म की है जिसका नाम है इंसिडेंटली जब खुली किताब. ओह वाह. सो ये किताब है और किताब है, एक खुली है. फिल्म है जिसका नाम है जब खुली किताब, जब खुली जिसमें पंकज कपूर हैं, डिम्पल कपाडिया हैं और मैं उनके बेटे का रोल कर रहा हूँ. इस बार होपफुली मैं नालायक नहीं हूँ. तो इट वॉज अ ड्रीम कम ट्रू टू वर्क विद पंकज जी एंड डिम्पल जी एंड सौरभ शुक्ला इज द डायरेक्टर अरे एंड द राइटर. So I'm eagerly waiting for that film to release. मी टू नाउ. तो थैंक यू सो मच समीर, एंड थैंक यू अपनी वल्नरेबिलिटी पे बात करने के लिए, अपने हम जर्नी पर बात करने के लिए. थैंक यू सो And one thing I want to add कि लोग आपसे आपने जिक्र किया कि अपनी vulnerability के बारे में. I think it is your strength to confront your fears. अपने fears से भागना आसान होता है. जो अपने fears को face कर सकता है, that is the real strength. तो I don't think अगर किसी को कुछ है तो they should feel any less. You have to be strong. Anyway. Okay. Thank you so much.